डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया बिहार दिवस 2026 का उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा रहे मौजूद। इस साल का थीम उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बिहार दिवस की बधाई। वैशाली दौरे पर पहुंचे चिराग पासवान का बड़ा बयान। चिराग ने खुद को बिहार के सीएम पद की रेस से बाहर बताया। चिराग ने कहा अगला मुख्यमंत्री भाजपा का हो। असम चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ। बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ लड़ेगी चुनाव। असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी 21 प्रत्याशियों का नामांकन दर्ज। लखनऊ में निवेश मित्र 3.0 कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। मुख्यमंत्री ने सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में बताया। वहीं विपक्ष की पिछली सरकारों पर साधा निशाना। कहा पिछली सरकारों ने नौजवानों के सपनों को तोड़ा, राज्य के सामने वजूद के संकट खड़े किए थे। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के किसानों को बड़ी सौगात। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 11.49 करोड़ की नहर परियोजना का किया भूमि पूजन। ग्राम बद्दो में भोरम देव सकरी फीडर नहर विस्तारीकरण कार्य का किया शुभारंभ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे बिहार की खबर का रुख करके, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार दिवस 2026 का उद्घाटन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। यह समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 3 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी और विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। इस साल का थीम उन्नत बिहार उज्जवल बिहार है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है और हम वर्तमान में अपने निश्चय से बिहार का गौरवशाली भविष्य तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिहार दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बिहार के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा की है। बिहार दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में ग्रामीण कार्य विभाग का स्टॉल लगाया गया है, जिसका उद्घाटन विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के दौरान मंत्री अशोक चौधरी स्टॉल की खराब व्यवस्था को लेकर नाराज थे। मुरझाए फूलों से सजावट करने पर उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि इस तरह की लापरवाही गलत है। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि सरकार के सभी विभागों के स्टॉल गांधी मैदान में लगाए गए हैं, ताकि जनता यह देख सके कि सरकार और विभाग किस तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा अपनाई गई नई नई टेक्नोलॉजी को भी स्टॉल में प्रदर्शित किया गया है, जिससे लोगों को विकास कार्यों की जानकारी मिल सके। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि विभाग के सभी कार्यों का नियमित मेंटेनेंस होना जरूरी है, तभी योजनाओं का लाभ सही तरीके से जनता तक पहुंच पाएगा। बिहार दिवस का कार्यक्रम की शुरुआत नीतीश जी ने शुरुआत की और पिछले लगभग 20 वर्षों से ये बिहार दिवस, बिहार की गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली विरासत और क्या हम कर रहे हैं, इससे जनता को रूबरू कराना, अपने आप को बिहारी समझने में गौरव का अनुभूति होना, ये सब काम नीतीश जी ने अपने कार्यकाल में किया। उसी के परिप्रेक्ष्य में हर साल हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस, जिस दिन बिहार का बंगाल से बंटवारा हुआ था, उसको बिहार दिवस के रूप में मनाने का काम नेता कर रहे हैं। बिहार दिवस के मौके पर मंत्री श्रवण कुमार ने पटना के गांधी मैदान में लगे जीविका स्टॉल का उद्घाटन किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में मंत्री श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन बिहार छोड़कर नहीं जा रहे हैं। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को विकास की दिशा में आगे बढ़ाया है और उनके मॉडल को अपनाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि जीविका के माध्यम से राज्य के करीब 1,50,00,000 परिवारों तक पहुंच बनाई गई है, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है और पलायन में कमी आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि आत्मनिर्भर बिहार का निर्माण जीविका दीदियों के जरिए हुआ है और आगे भी यह मॉडल जारी रहेगा। मंत्री ने साफ तौर पर संकेत दिया कि बिहार की राजनीति और विकास की दिशा में नीतीश मॉडल ही आगे भी मार्गदर्शक रहेगा। चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन विकास की सोच और दिशा नीतीश कुमार के मॉडल पर ही आधारित रहेगी। इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि 2006 में
इसकी शुरुआत बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया था और विश्व बैंक से ऋण लेकर के इस योजना की शुरुआत की गई थी। आज बिहार में 11 लाख से ज्यादा जीविका की समूह बनी है। 1,50,00,000 परिवार तक हम लोग पहुंचे हैं और उनकी आर्थिक विकास भी किया है, आत्मनिर्भरता की तरफ उनको बढ़ाया है। अब 2 टाइम की रोटी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए किसी के आगे, महाजन के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। ये आत्मनिर्भरता जीविका के माध्यम से बना है। वैशाली पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर चल रहे गतिरोध पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह सीएम की रेस में नहीं है और ना कभी रहेंगे, लेकिन बिहार का अगला मुख्यमंत्री भाजपा का हो यह जरूरी चाहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि एनडीए में सब कुछ तय हो गया है और जल्द ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। इसके अलावा चिराग पासवान ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार्यशैली और उनकी तुष्टीकरण की राजनीति पर सीधे सवाल खड़े कर दिए। चिराग पासवान ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में भगवान की मूर्ति को तोड़ना अब वहां की सरकार की कार्यशैली बन चुकी है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने ममता सरकार की विदाई का भी ऐलान करते हुए दावा किया कि बंगाल की जनता अब इस तुष्टीकरण की राजनीति से तंग आ चुकी है। अब बहुत जल्द ही वहां की सरकार जाने वाली है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला और तेजस्वी यादव की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्हें जमकर घेरा। चिराग ने कहा कि चुनाव में मिली हार के बाद तेजस्वी यादव जनता से कट चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी न सिर्फ मीडिया से दूरी बना रहे हैं बल्कि अपनी पार्टी के भीतर भी उनकी पकड़ कमजोर हो रही है। चिराग ने चुटकी लेते हुए कहा कि जो नेता अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, राज्यसभा चुनाव जैसे बड़े मौके पर जीत के करीब भी नहीं पहुंच पाए, वो राज्य की जिम्मेदारी कैसे संभालेंगे। बता दें कि चिराग पासवान सराय थाना क्षेत्र के अनवरपुर गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने शौचालय की टंकी में डूबे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के पीड़ित परिवारों से मिले और परिजनों को सांत्वना दी, जिसके बारे में चिराग ने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ वे खड़े हैं और आर्थिक सहायता के साथ साथ बच्चों की शिक्षा और परिवार के लोगों को नौकरी देने के साथ साथ अन्य सरकारी योजनाओं से मदद करने की कवायद की जा रही है, ताकि पीड़ित परिवार की परेशानी को थोड़ा कम किया जा सके। इस तरीके से परिवार के साथ ये घटना घटी, एक ही साथ परिवार के 4-4 सदस्यों का चले जाना यकीनन किसी भी परिवार के को ये पूरी तरीके से तोड़ देता है। ऐसे में जो व्यक्ति गए उनकी कमी को तो खैर कभी कोई पूरा नहीं कर सकता, बट व्यक्ति के जाने के बाद जो परिवार पे तुरंत एक आर्थिक संकट आता है, हम लोग का प्रयास रहता है कि कम से कम उस चिंता से परिवार दूर रहे। बच्चों के पढ़ाने की जिम्मेदारी हो या तत्काल विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता करने की बात हो या फिर परिवार के दूसरे सदस्यों को किस तरीके से रोजगार के साथ जोड़कर इनका ताकि जीवन ढंग से व्यापित हो। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नवादा में बिहार की राजनीति और परिवारवाद पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने जनता को आगाह करते हुए कहा कि बिहार के नेताओं ने अपने भविष्य का इंतजाम कर लिया है, अब जनता को अपने बच्चों की चिंता करनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने बिना किसी दल का नाम लिए सभी पार्टियों को एक ही तराजू में तोला। उन्होंने कहा चाहे नेता समाजवादी हो या भाजपाई, युवा हो या बुजुर्ग, अगड़ा हो या पिछड़ा, सबने अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर लिया है। नेता का बच्चा कभी बेरोजगार नहीं रहेगा और ना ही वह मजदूरी करने जाएगा, लेकिन विडंबना देखिए कि आपका पढ़ा लिखा बच्चा मजदूरी करने को मजबूर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए पीके ने कहा कि नीतीश जी जीवन भर यह दावा करते रहे कि उन्होंने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। उनके बेटे सीधे राजनीति में आ गए हैं और संभावना है कि वह जेडीयू का नेतृत्व भी संभालेंगे। किशोर ने सवाल उठाया कि उनकी योग्यता क्या है, उन्होंने समाज के लिए अब तक क्या काम किया है कि उन्हें सीधे नेतृत्व सौंपा जा रहा है। पीके ने बिहार के लोगों से भावुक अपील करते हुए कहा कि जब तक आप नेताओं के बच्चों के भविष्य के लिए वोट देते रहेंगे, आपके अपने बच्चे पलायन और मजदूरी के चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। अब समय आ गया है कि बिहार की जनता अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार की चिंता करे। भाई किसी की एंट्री हो, लोकतंत्र है, वो आ रहे हैं राजनीति में, इसके लिए उनको शुभकामना दे रहे हैं। लेकिन जब किसी एक मुख्यमंत्री का लड़का राजनीति में आ रहा है तो ये वो समय है जब बिहार के हर परिवार को ये सोचना चाहिए कि जो बात जनसुराज कहता रहा है कि नेता का लड़का नेता बनेगा और बिहार के सामान्य परिवार के पढ़े लिखे बच्चे भी मजदूरी करेंगे या बेरोजगार रहेंगे।
नेता चाहे समाजवादी हो या भाजपाई, कांग्रेसी हो या राजद का हो, बूढ़ा हो यंग हो, अगड़ा हो पिछड़ा हो, नेता ने अपने बच्चों के राज सिंहासन की तैयारी करके रखी है। पटना के बेऊर जेल से बाहुबली नेता अनंत सिंह की रिहाई हो गई है। रिहाई की खबर मिलते ही जेल के बाहर पहले से मौजूद समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और जमकर जश्न मनाया गया। जैसे ही अनंत सिंह जेल से बाहर निकले, समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। कई समर्थक नारेबाजी करते हुए अपने नेता के समर्थन में जुटे रहे। मौके पर माहौल पूरी तरह उत्सव में बदल गया। बताया जा रहा है कि मोकामा के चलते दुलारचंद यादव हत्याकांड में मामले में उन्हें पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहाई की प्रक्रिया पूरी की गई है। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। फिलहाल रिहाई के बाद उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत खंजरपुर स्थित एक हॉस्टल में नीट छात्रा सृष्टि सिंह उर्फ लाडो की फंदे से लटकी हुई शव बरामद की गई है। वह मूल रूप से अररिया की रहने वाली थी। जानकारी के अनुसार छात्रा नए हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी। शिफ्टिंग के दौरान उसके माता पिता भी मौजूद थे, जो बाद में वापस लौट गए। घटना की सूचना मिलने पर बरारी थाना अध्यक्ष बिट्टू कमल दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और हॉस्टल संचालक की मौजूदगी में शव को नीचे उतारा। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस को छात्रा के मोबाइल से व्हाट्सएप चैट भी मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बगल के कमरे में रहने वाली छात्रा ने दरवाजा नहीं खुलने पर शोर मचाया, जिसके बाद मामले की जानकारी सामने आई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वो फिजिक्स वाला में अपना कोचिंग करती थी, जैसा बताया गया। कुछ कारण पता चला? कुछ भी कारण नहीं। व्हाट्सएप पे चैट वगैरह मिला है। जो चैट वगैरह मिला तो पुलिस के अनुसंधान में होगा। क्या लगता है भैया, पहले जो है प्रथम दृष्टया क्या लगा आपको? जो है प्रथम जवानर कुछ नहीं बता सकते हैं। वो जो जांच की विषय है, जांच होने के बाद पता लगेगा क्या हुआ। चैट में कुछ पता चला? चैट से चैट तो उसका मिला है। अब चैट में क्या लिखा हुआ, क्या चैट हुआ है, ये नहीं जानकारी। ऑडियो वीडियो कॉल? जी, ऑडियो वीडियो कॉलिंग का ये सब पूरा डिटेल। मोबाइल तो पुलिस के हाथ में है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे झारखंड की खबर का, जहां असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राज्य की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के 21 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दर्ज कराकर मैदान पर उतरने की घोषणा कर दी है, जिसे लेकर राजधानी रांची के हरमू स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के एकला चलो वाली रणनीति पर जवाब देते हुए कांग्रेस पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार की वर्तमान विदेश नीति और लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर सवाल खड़ा किया। पश्चिमी देशों में जंग के बीच झारखंड समेत पूरे देश में एलपीजी रसोई गैस की बढ़ती किल्लत एवं महंगाई से हो रही आम जनता की परेशानियों के विरोध में झारखंड के युवा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा एक दिवसीय रैली का आह्वान किया गया। इस क्रम में रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय से लेकर भगवान बिरसा मुंडा चौक तक पैदल मार्च करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं इस पैदल मार्च में राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव, युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार यादव समेत वरिष्ठ नेताओं एवं बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भी भाग लिया। मौके पर युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार यादव ने पत्रकारों से बातचीत में ये आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण एलपीजी गैस की आपूर्ति बाधित हो रही है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार तत्काल एलपीजी गैस की आपूर्ति सुचारू करे तथा कीमतों में कमी लाने के लिए ठोस कदम उठाए। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत रांची शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के उद्देश्य से रांची नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर जेएससीए सचिव एवं भारतीय पूर्व क्रिकेटर सौरभ तिवारी शहरवासियों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। इस क्रम में उन्होंने एक वीडियो जारी में कहा कि स्वच्छ रांची हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि प्रत्येक नागरिक अपने घर और आसपास के क्षेत्र को साफ रखे, कचरे को निर्धारित स्थान पर डाले तथा गीले और सूखे कचरे का अलग अलग करे तो हमारा शहर निश्चित रूप से स्वच्छता में अग्रणी बन सकता है। इसके साथ ही उन्होंने
नागरिकों से डोर टू डोर कचरा संग्रह व्यवस्था का सहयोग करने के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाने का भी आग्रह किया। इसी के साथ रांची नगर निगम भी सभी नागरिकों से अपील करता है कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और रांची को स्वच्छ सर्वेक्षण के रूप इस शीर्ष स्थान दिलाने में अपना योगदान दें। बोकारो स्टील नगर में बिजली चोरी की समस्या प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। लगातार बोकारो स्टील की बिजली को गलत तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। नगर प्रशासन विभाग की टीम बिजली काट कर तार को अपने साथ ले जाने का काम करती है, लेकिन कुछ ही घंटे में बिजली फिर से बहाल को लोग खुद कर लेते हैं। इसी को लेकर आज बोकारो नगर सेवा भवन के डीजीएम की अगुवाई में टीम ने सेक्टर 4 के इलाके में पहुंचकर गलत तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे बिजली के तार को काटने का काम किया। इस दौरान लोगों ने विरोध भी किया, खुद को सही बताया, लेकिन कागजात उपलब्ध नहीं होने के कारण बिजली तार को काटा गया। डीजीएम ने बताया कि विभाग के द्वारा पूर्व में मजदूरों को रहने के लिए ठेकेदार को यह जगह आवंटित की गई थी, लेकिन इसका आवंटन खत्म हो चुका है और गलत तरीके से बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने कानून को मजाक बनाने का काम किया। बिजली की लगातार चोरी की जा रही है। सुरक्षा विभाग की टीम कार्यवाही करती है, लेकिन लोग तुरंत बिजली बहाल कर रहे हैं। बोकारो स्टील में काम करने वाले मजदूर भी गलत तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं तो मना करने पर मामला भी दर्ज करने का काम कर रहे हैं, जो कि गलत है। नगर प्रशासन की टीम ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही लोगों को अवैध तरीके से बिजली का उपयोग करने से रोका जाएगा। बीएसएल की पहल पर पहली बार शहर में फूड स्ट्रीट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बीएसएल के निदेशक प्रभारी प्रिय रंजन ने किया। गांधी चौक से बोकारो मॉल मोड़ तक सजे इस अनोखे फूड स्ट्रीट में लगभग 70 फूड स्टॉल लगाए गए, जिनमें देश के अलग अलग प्रांतों के व्यंजन और पकवान बोकारो वासियों को उपलब्ध कराए गए। इनमें झारखंड के पारंपरिक व्यंजन भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का, जहां निवेश मित्र 3.0 कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में खुद को स्थापित कर सके। जो सपना आज के 9 साल पहले हमने देखा था, आप सबकी उपस्थिति उस सपने को जमीनी धरातल पर हकीकत में उतारने वाली है। सीएम ने कहा, आपने प्रदेश की डबल इंजन वाली सरकार पर विश्वास किया, तो आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए उस प्रकार का वातावरण आपको मिल सके, इसको प्रदेश सरकार ने प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतार कर प्रस्तुत किया। गाजियाबाद के चोनिका सिटी इलाके से एक सनसनीखेज डबल मर्डर का मामला सामने आया है, जहां पति ने पत्नी और कथित प्रेमी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। चोनिका सिटी थाना क्षेत्र के राम पार्क स्थित बुद्ध बाजार मोहल्ले में देर रात करीब 12:40 पर डायल 112 पर झगड़े की सूचना मिली थी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने राशिद नामक व्यक्ति के घर से 36 वर्षीय शबनम और 32 वर्षीय फहीम के शव बरामद किए। जांच में सामने आया कि शबनम रशीद की पत्नी थी, जबकि फहीम उसका करीबी दोस्त बताया जा रहा था। दोनों ही दोस्त थे और बांस बल्ली का काम करते थे। फहीम का अक्सर राशिद के घर आना जाना रहता था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक फहीम और शबनम दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। जानकारी के मुताबिक मृतका शबनम के 7 बच्चे थे। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का, जहां कबीरधाम जिले के वनांचल क्षेत्र में किसानों को बड़ी सौगात। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 11.49 करोड़ की नहर परियोजनाओं का भूमि पूजन किया, जिससे 6 गांव के किसानों को सीधी लाभ मिलेगा। ग्राम बद्दो में भोरमदेव सकरी फीडर नहर विस्तारीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस परियोजना से करीब 770 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी, जिससे किसानों की उत्पादन क्षमता और आय दोनों में बढ़ोतरी होगी। सरकार का कहना है कि इस योजना से बागुटोला, लाटा, खिरसाली, बद्दो, रघुपारा और छपरी सहित 6 गांवों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही नहर निर्माण से आवागमन और ग्रामीण विकास को भी नई गति मिलेगी।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कुख्यात नक्सली पापाराव अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण करने जा रहा है। पापाराव के सरेंडर के बाद प्रदेश में नक्सलवाद के लगभग समाप्त होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार पहले ही 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की घोषणा कर चुकी है। इसी दिशा में सरकार लगातार सक्रिय रूप से काम कर रही है। पुनर्वास नीति के तहत बड़ी संख्या में नक्सल मुख्य धारा में लौट रहे हैं और हथियार डाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कर्मचारी चयन बोर्ड के गठन को अहम सुधार बताया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग की भर्तियों में लंबे समय से देरी हो रही थी, जिसे दूर करने के लिए कदम उठाया गया है। जो उन्होंने बताया कि पहले अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती थी, जिससे प्रक्रिया जटिल हो जाती थी। अब कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से परीक्षाओं को एकीकृत कर पारदर्शी और तेज भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। शुक्ला का आरोप है कि भाजपा समाज में धर्म और जाति के आधार पर विभाजन की राजनीति करती है। आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा का पुराना चरित्र लोगों के बीच आपसी विद्वेष पैदा करना है। विशेष रूप से वनांचल क्षेत्र में आदिवासी समाज के बीच भ्रम फैलाकर अन्य समुदाय से विवाद खड़ा करने की कोशिश की जाती है। रायगढ़ जिले में अवैध अफीम खेती के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ड्रोन सर्वे के जरिए तमनार और लैलूंगा क्षेत्र में लगातार 3 बड़ी कार्रवाई की। करोड़ों की अफीम फसल नष्ट की गई। तमनार की आमा घाट में पुलिस ने करीब 1 एकड़ में फैली अफीम की खेती को नष्ट करते हुए करोड़ों रुपए की फसल जब्त की। वहीं लैलूंगा के नवीन घटगांव और मुड़ा गांव में भी ड्रोन की मदद से अवैध खेती का खुलासा हुआ, जहां आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। तो फिलहाल स्ट्रीट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।